रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर दिया मैंने। स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। एक एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। फटाक से सॉल्व करो जरा। 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 upon a plus c plus a, 1 upon a plus b are in AP, then prove that a square b square c square are also in AP। तो जस्ट ये थोड़ी आप लोगों की और मेरी नींद खुल जाए उसके लिए क्वेश्चन है, उसके बाद हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जैसे ही हो जाए प्लीज मुझे अनम्यूट करके बता दीजिएगा कि सर हो गया है ये। वन अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी, ये दिया गया है। क्या लगाएंगे? किसी को दिमाग में आ रहा है कुछ? सीधा फंडा यार, तीनों लोग एपी में दे रखे हैं, 1 अपॉन बी प्लस सी दे रखा है। 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी वाला बिल्कुल वही लगाएंगे, ठीक है। और ये वहां पे 1 अपॉन ए प्लस बी दे रखा है, ये सब कुछ में किस में दे रखा है? एपी में दे रखा है। तो सबसे पहले थॉट ही आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर हो जाना चाहिए। तो सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी। इसी तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। यहां पे आ जाएगा b प्लस सी, माइनस में कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा c प्लस ए, अपॉन में आ जाएगा c प्लस ए, टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा? b प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा c प्लस ए, माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास में? a प्लस बी अपॉन a प्लस बी टाइम्स ऑफ c प्लस ए। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है यार। देखो c ने c को उड़ा दिया, इसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे a ने a को उड़ा दिया। ये बना कितना आपके पास में? b माइनस सी, अपॉन में कितना हो जाएगा? ये c प्लस ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? b प्लस सी। इसी तरीके से यहाँ a से a कैंसिल हुआ तो ये कितना आ जाएगा? c माइनस बी के बराबर। डिवीजन में कितना आ जाएगा आपके पास में? फिर से a प्लस बी यहां से बना और यहां से बना c प्लस ए के बराबर। देखो यार, अगर बाई चांस आप ये कर रहे हैं तो ये चीज एपी में आपके पास निकल के आ जा रही है ना। यहां से मेरे पास क्या निकल के आ रहा है आप देखोगे तो c प्लस ए ये खत्म हो जाएगा। नीचे बना b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, ये b, ये c माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तो अब यहां से देखेंगे तो ये बन जाएगा b माइनस सी अपॉन में कितना है? b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस सी अपॉन में कितना है? a प्लस बी। आप देखेंगे तो ये इससे कैंसिल भी हो सकता है। आपने उल्टा किया इसको तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये वाला पोर्शन हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी के बराबर आ जाएगा। यहां से b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। आप यहां देखेंगे 2b बन जाएगा, ये माइनस सी बन जाएगा। तो यार इससे तो कुछ हमको आउटपुट मिला ही नहीं, ठीक है। या इसका आउटपुट का क्या यूटिलाइजेशन है, कैसे यूटिलाइजेशन है, उसका हमें कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि हमने सीधा सीधा वही लगाया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो क्या हम ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जिससे हमारा ये रिजल्ट में कुछ गड़बड़ आ रही है? तो यहाँ पे देखो बेटा, चीज ऑलमोस्ट सेम हमने भी जनरेट किया है, ठीक है। हल्की सी मिस्टेक यहाँ
हमारे साथ हुई है क्या, जो कैलकुलेशन एरर है, ये सी से सी कट गया था, ये कितना आना चाहिए था आपके पास में ए, जिसका मैंने ध्यान नहीं दिया। इसी तरीके से अगर ये ए हो जाता तो इसकी गड़बड़ी नहीं आती, ये कैलकुलेशन एरर मेरी तरफ से हो गया है, तो आप लोग को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक ना हो आपसे। तो b माइनस ए अपॉन में कितना बच गया, b प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा c माइनस बी अपॉन में कितना बच गया आपके पास में, ये a प्लस बी। ठीक है, तो बस हम लोग करने क्या वाले यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b माइनस ए टाइम्स ऑफ b प्लस ए, यहाँ पे c माइनस बी टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास में c प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। मतलब क्लियरली हम बोल सकते हैं कि अगर 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो पहले मिस्टेक हुई है उससे हमारे आंसर में गड़बड़ आ रही थी, लेकिन जैसे हमने उसको सही किया आंसर हमारा एकदम सही आ गया यार, क्योंकि पूछा ही हमसे ये गया था कि 1 upon b plus c 1 upon c plus a 1 upon a plus b are in AP, then prove that a square b square c square are also in AP। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 upon b plus c 1 upon c plus a 1 upon a plus b से AP में माना, दोनों का गैप लिया, उसे इक्वल किया, एलसीएम एलसीएम लिया, कट पिट गया, जैसे कटा पिटा ये b माइनस ए यहां से जनरेट हुआ, ये c माइनस बी हुआ, ये b प्लस सी हुआ, ये a प्लस बी हुआ। आपने इसे सॉल्व किया, आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे ये कन्वर्ट होता जाएगा, फाइनली 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में जनरेट हो गया। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से कहीं पे भी, तो प्लीज बताइए, कोई समस्या कोई दिक्कत किसी को आ रही है, कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए। डन। सर एक बार ये बता दो, b माइनस सी की जगह आपने a कैसे लिख दिया? ये देखो c से c कटा था, हाँ तो मैंने गलती से यहाँ पे b माइनस सी कर दिया था, जबकि आना क्या b माइनस ए है ना। ठीक है सर। ठीक है, डन यार, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इसकी प्रॉपर्टीज पे एकता, तरुण और विकास, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक ना? नो सर। चलिए आ जाते हैं इसकी नई प्रॉपर्टीज पे यार, आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। अर्थमेटिक मीन, मीन और एवरेज या अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे यार, मीन या इंसर्शन ऑफ मीन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एन नंबर्स को कैसे इंसर्ट किया जाए उसकी प्रॉपर्टी, उस पे एक आध दो क्वेश्चन, फिर हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होता है अर्थमेटिक मीन? तो अगर आपसे बोला जाए यार कि मेरे पास ये अर्थमेटिक मीन बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स जैसा है, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है, क्या है, x1 x2 x3, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर है, एपी में। तो आप क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या कहलाएगा आपका 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन। अगर मेरे पास x1 x2 x3 x4 4 नंबर ये एपी में दे रखे हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा भाई मेरे पास में, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4, ये भी किस में आ जाएंगे, एपी में। अगर मेरे पास 5 नंबर दे रखे हैं, x1 x2 x3 x4 x5, तो इनका अगर अर्थमेटिक मीन आपको कैलकुलेट करना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा,
x5, तो आप ये बोल सकते हैं कि यार ये x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 3, x1 से x4 का सम डिवाइडेड बाय 4, x1 से x5 का सम डिवाइडेड बाय 5। ऐसे ही n नंबर्स के केस में n नंबर्स के केस में अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा आपके पास में, x1 प्लस x2 प्लस x3, सारे नंबर्स को आप कर दीजिए ऐड और डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म से। तो x1 से xn को आपने ऐड किया और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया, दैट इज n से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, x1 से x4 डिवाइडेड बाय 4, x1 से x5 डिवाइडेड बाय 5, और n नंबर्स हैं तो x1 से xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा AP 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 एंड AP। बताइए किसी को कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नहीं तो फटाक से इसे नोट कर लीजिए। ये बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स वाला मामला है यार, जैसे स्टैटिस्टिक्स में होता था, आपके पास कुछ नंबर दिए होते थे, उन नंबर्स को आप डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ टर्म्स से, तो सीधा सीधा नंबर्स को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से आपने डिवाइड कर दिया जाता था, आंसर आ जाता था आपका। वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। तो ये स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, एकदम आसान है। इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन थोड़ा अलग है, ये अर्थमेटिक मीन का फंडा एकदम आसान है यार, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मीन और एवरेज, तो n नंबर्स दे रखे हैं A1 से AN, उन सबको ऐड किया, डिवाइड बाय n किया। नोट हो गया? जल्दी बताओ, नोट हो गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखिए अगली, इंसर्शन ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। इंसर्शन ऑफ n arithmetic mean insertion of an arithmetic mean between two numbers. Insertion of an arithmetic mean between two numbers. An arithmetic mean between two numbers. चलिए, तो अब एक बात बताइए यार, अगर मेरे पास दो नंबर दे रखे हैं तो इंसर्शन क्या कहता है कि इनके अंदर मैं कितने नंबर्स ऐड करूं या इंसर्ट करूं ताकि ये जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है आपका ये किस में आ जाए, आपका एपी में। फिर से सुनिए, A1 A2 A3 A4 A5 AN और B, तो A और B मेरे पास गिवन नंबर्स थे, मैंने उसमें A1 A2 A3 A4 A5 A6 AN इस तरीके से इंसर्ट किया ताकि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो मेरा किस में आ गया, AP में आ गया। देखो, A मेरे पास एक नंबर है, B मेरे पास एक नंबर है, मैंने A1 A2 A3 A4 A5 A6 AN को इस तरीके से इंसर्ट किया है ताकि रिजल्टेंट सीक्वेंस मेरा किस में कन्वर्ट हो गया है, एक एपी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये चीज क्या कहलाएगी, आपका इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्टेंट एक एपी बन गया। ए और बी गिवन था, फिर से सुन लो, A1 A2 A3 A4 A5 AN इस तरीके से इंसर्ट किया गया कि रिजल्टेंट सीक्वेंस आपका आ गया एपी में। अब एपी में तो आ गया है, अब एपी के लिए हमें इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, एपी के लिए फर्स्ट टर्म इंपॉर्टेंट होती है जो कि ऑलरेडी मिली हुई है हमको, और कॉमन डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो बताइए, एन नंबर्स तो हमने इंसर्ट किए यहाँ पे, हाँ या ना बताओ, एन नंबर तो ये इंसर्ट हुए, प्लस एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तो टोटल मिला के नंबर कितने हो गए, n+2। तो आप क्या बोल रहे हो यार, an+2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, ये an+2 मतलब वो वैल्यू कितने के बराबर हो गई, b के बराबर। और nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, फर्स्ट टर्म प्लस जो भी n यहां पे होता है, n+2 - 1 टाइम्स ऑफ जो कॉमन डिफरेंस हम बात कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस d। फिर से सुन लो यार, देखो a और b दो नंबर मेरे पास फिक्स थे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 AN, n नंबर्स को इसके अंदर इंसर्ट किया गया,
मतलब 2 नंबर तो मेरे पास फिक्स थे, n नंबर्स मेरे पास इंसर्ट किए गए, तो टोटल मिला के मेरे पास नंबर कितने बने, an+2। an+2 मतलब टोटल n+2 टर्म्स बन गई। तो n+2 नंबर कितने के बराबर दे रखा है, b के बराबर। उसकी वैल्यू कितनी हुई, फर्स्ट टर्म प्लस n+2 -1 टाइम्स ऑफ d। तो ये कितना हुआ आपके पास में, b माइनस a इज इक्वल्स टू, यहां से कितना आया, n+1 टाइम्स ऑफ कितने के बराबर हो गया, d के बराबर। मतलब आप चाहेंगे तो d की वैल्यू डायरेक्टली निकाली जा सकती है, b माइनस a डिवाइडेड बाय n+1। बस एक बार आपके पास में d आ गया, a आपके पास में ऑलरेडी था, तो a1 कैसे निकाला जाएगा, a1 इज a प्लस डी। a2 कैसे निकाला जाएगा, a प्लस 2d। a3 कैसे निकाला जाएगा, a प्लस 3d। a4 कैसे निकाला जाएगा, a प्लस 4d। और इस तरीके से चला जाएगा, an कैसे निकाला जाएगा, a प्लस n टाइम्स ऑफ d। ठीक है, फिर से देखो, a और b दे रखा है, तो b आपका कितने के बराबर है, a प्लस n+2 -1 टाइम्स ऑफ d। तो b माइनस a इज इक्वल टू n+1 टाइम्स ऑफ d के बराबर, तो d हो जाएगा b माइनस a अपॉन n+1। तो a1 कितना हो जाएगा आपके पास में, a प्लस डी, a2 हो जाएगा a प्लस 2d, a3 हो जाएगा a प्लस 3d, a4 हो जाएगा a प्लस 4d, an हो जाएगा a प्लस n टाइम्स ऑफ d। ठीक है, ये आपके पास में हो जाएगा ये वाला पूरा का पूरा। तो ये मेरा यहां से क्या बोलता है, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। तो ये a1 a2 a3 ये सब AP में ही तो बन रहा है, तो a1 निकलेगा, a में d ऐड कर दो, a2 निकलेगा तो a1 में d ऐड करूंगा, लेकिन a1 ऑलरेडी कितने के बराबर है, a प्लस डी, उसमें d ऐड हुआ तो a प्लस 2d हो जाएगा। a3 a2 प्लस d कर दो। अब a2 की वैल्यू कितना है, a प्लस 2d के बराबर, तो उसमें d ऐड कर दिया तो a प्लस 3d के बराबर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके पास हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बोलूंगा बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लिया मैंने 1 and 37, इसके बीच में मेरे को 5 नंबर ऐड करने हैं, ठीक है, ताकि रिजल्टेंट सीक्वेंस आपका एपी में आ जाए, तो पांचों नंबर निकाल के दिखाओ। तो मैंने बोला A1 एक है, A2 दूसरा है, A3, A4 एंड A5, ये 5 नंबर मेरे को इंसर्ट करने हैं। तो हमने क्या बोला है, D कितने के बराबर हो जाएगा, D आपका हो जाएगा 37 - 1 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऐड हुए, 5, 5 + 1 दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 5 + 1 is 6, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 6। तो D कितना आ जाएगा आपके पास में 6। तो A1 कितना हुआ आपका, A1 हुआ 1 + 6 कितने के बराबर 7। A2 कितने के बराबर हुआ, A2 हुआ 1 + 2 × 6 मतलब 13। A3 कितने के बराबर हुआ, A3 हुआ आपका 1 + 3 × 6 मतलब 19। A4 कितने के बराबर हुआ, 1 + 4 × 6 कितने के बराबर हो गया आपका 25। और A5 कितने के बराबर हुआ, 1 + 5 × 6 दैट मींस कितने के बराबर हो गया यार, ये देखिए तो 31 के बराबर हो गया। तो 7, 13, 19, 25 एंड 31 वो 5 नंबर्स हैं जो 1 और 37 के बीच में ऐड किए गए। तो 1 आ गया, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 13 आ जाएगा, 19, 25, 31। ठीक है, ये सारे के सारे हमारी वो टर्म्स हो जाएंगी जिसमें ये 5 नंबर ऐड किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस में एक चीज बड़े ध्यान से देखने वाली है, क्या, देखो ये A1 जो है वो पहला नंबर है जो इंसर्ट किया गया, लेकिन ओवरऑल देखी जाए तो वो सेकंड टर्म है। ऐसे ही A2 जो है वो दूसरा नंबर है जो इंसर्ट किया गया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड टर्म है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। A3 तीसरा नंबर है जो इंसर्ट किया गया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कौन सी टर्म है, ये फोर्थ टर्म है यार। तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, नहीं तो इसे फटाफट नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन से पहले एक और कॉन्सेप्ट है, जल्दी 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 नोट कीजिए फटाक से। जल्दी नोट कीजिए।
गया सर। हो गया। समझ आया तरुण बेटा ये? यस सर। एकता समझ आया? समझ आया तुमको? क्या नाम है? विकास समझ आया बच्चे? यस सर। चलिए नोट हो गया। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को प्रूफ करके देखना है, ठीक है? बाकी सब कुछ ये बता चुके हैं, फिर एक दो क्वेश्चंस लेंगे। तो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, हम इसे अलग से ले लेते हैं नोट वाले सेक्शन को, ठीक है? तो अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी इंसर्शंस आपने किए, मतलब A1, A2, A3, A4, कहां तक? n टर्म्स तक के जो भी इंसर्शन आपने किए, उनका जो सम आएगा वो n टाइम्स ऑफ a के बराबर आएगा। भाई A1, A2, A3, A4, A5, AN, n नंबर्स को आप लोगों ने क्या किया? ऐड किया। तो ये वो नंबर्स थे जो A और B के बीच में इंसर्ट किए गए ताकि रिजल्टेंट सीक्वेंस आपका AP में आ जाए। ठीक है? तो A से B के बीच में A1, A2, A3, A4, A5, A6, AN, ये वो नंबर रहेंगे जो रिजल्टेंट सीक्वेंस किस में आ जाएगा? आपका AP में आ जाएगा। ठीक है? तो इस पे अपने को बात करनी है यार, है ना? तो इनमें जो ये नंबर है A1, A2, A3, A4, AN, इन सबका सम n टाइम्स ऑफ A के बराबर आना चाहिए। और A क्या है इसके अंदर? A, ये A और B का अर्थमेटिक मीन है। A और B का अर्थमेटिक मीन रहेगा A प्लस B बाय 2। A इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B है। चलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं यार, इन सारे नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज निकाली थी, मैंने D निकाला था कितने के बराबर? B माइनस A डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये मैंने D निकाला था। तो बस A1 कितना हो जाएगा आपके पास में? A1 है A प्लस कितने के बराबर? ये D। A2 कितना हो जाएगा? A प्लस 2D। A3 कितना हो जाएगा? A प्लस 3D। ऐसे करते करते AN कितना हो जाएगा आपका? A प्लस n टाइम्स ऑफ D। इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो A1, A2, A3, A4 कहां तक चला जाएगा? AN। A1 कितना हुआ? A प्लस D। A2 कितना हुआ? A प्लस 2D। A3 कितना हुआ? A प्लस 3D। और ऐसे AN कितना हुआ? A प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D। ठीक है? तो यार मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं, A, तो ये कितनी बार हुआ? n टाइम्स, तो n A हो गया। AN A प्लस ND नहीं होगा? ओ सॉरी सॉरी, करेक्ट, मिस्टेक होगी आंसर में तो पकड़ में आ जाती है, वैसे कोई टेंशन नहीं है। तो A कितना आ जाएगा मेरे पास? n टाइम्स ऑफ A। भाई एक नंबर को आप अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा n टाइम्स ऑफ A। जैसे मान लेते हैं 2 को आप 10 टाइम्स ऐड करो, या 2 को 5 टाइम्स ऐड करो। आपने 5 टाइम्स ऐड किया तो इसका मतलब है 5 इंटू 2 भी कर दोगे ना तो सेम आंसर आएगा। यहां से भी ऐड कर लो 10 आएगा, यहां से भी ऐड मल्टीप्लाई करके देख लो 10 आएगा। तो अगर एक नंबर को आप सेम क्वांटिटी, सेम नंबर को आप जितनी बार भी ऐड करते हैं उसका रिजल्टेंट उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर ही आता है। अगर 2 को आप 10 टाइम्स ऐड करोगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। तो वही सेम है, ए n टाइम्स ऐड किया तो n इंटू ए है। उसके बाद D, 2D, 3D। तो यहां से देखो सब जगह से अगर मैं D कॉमन निकाल लूं तो यहां पे बचेगा 1, ये बचेगा 2, ये बचेगा 3, ये बचेगा 4। कहां तक आ जाएगा? n तक आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया D वाला सिस्टम है। ये है n टाइम्स ऑफ A, ये है D। अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एक AP होता है ना? 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक? n तक एक AP है। तो इसका सम कितना हो जाएगा? n बाई 2। AP का सम का फॉर्मूला पता है अपने को, n बाई 2, 2 इंटू, ऐसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है लेकिन अभी आपने वो देखा नहीं है इसलिए मेरे को ऐसे बताना पड़ रहा है। n बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो n बाई 2 ये हो जाएगा 2 और ये n माइनस 1 तो ये हो जाएगा n बाई 2।
2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो n प्लस 1, मतलब रिजल्ट हो गया n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्या ये वाला समझ में आया आपको? 1 से लेके n टर्म्स का सम, तो ये एक एपी है, तो इसको n बाई 2, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। d कितना चल रहा है, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस इज 1, तो वहां से निकाल लिया। अच्छा, ये कितना हो गया n टाइम्स ऑफ a प्लस ये d की वैल्यू कितने के बराबर है यार? d अगर आप देखेंगे तो b माइनस a अपॉन n प्लस 1 है d, तो d की वैल्यू यहां से डाल दी, b माइनस a अपॉन n प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये n प्लस 1 ने n प्लस 1 काट दिया, तो ये हो गया n टाइम्स ऑफ a। यहां से कितना हो गया b माइनस a टाइम्स ऑफ n डिवाइडेड बाई 2। इसी चीज को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं यार, यहां देखिएगा। तो यहां मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, तो 2 टाइम्स ऑफ एन ए प्लस ये हो गया बी एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपके पास में 2 हो गया यार। इसे आपने आगे सॉल्व किया तो 2na और ये na एक बार कम हुआ तो कितना आ जाएगा n टाइम्स ऑफ a, दूसरी बार n टाइम्स ऑफ b डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। तो यहां से आपने n कॉमन निकाला, तो आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये अपने पास आ जाएगा n टाइम्स ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। मतलब अब यहां पे ध्यान से देखो, तो हमने अर्थमेटिक मीन बताया था a और b के बीच में, वो कितना था a प्लस बी बाई 2, वो कैपिटल A से रिप्रेजेंट हुआ था। तो बस मैं इसे यहां पे लिख सकता हूं n टाइम्स ऑफ कैपिटल A। तो पूरा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि किसी स्टेप में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। फिर से देखो, मुझे क्या निकालना था, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 an कितना निकालना था n टाइम्स ऑफ a के बराबर, और a क्या है अर्थमेटिक मीन, जिनके बीच में आपको ये a1 a2 a3 a4 an को इंसर्ट करना था। ठीक है, तो a कैपिटल A कितना है मेरे पास, a प्लस बी बाई 2 के बराबर है, तो ये मेरे पास है कैपिटल A, है ना। तो कैपिटल A मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, उसके बराबर मुझे प्रूव करना है, मतलब n टाइम्स ऑफ a प्लस बी बाई 2। तो मैंने क्या किया यार, मैंने d निकाल लिया। d कितना है, d हमने पहले ही निकाला था, इस पुराने वाले पार्ट में भी हमने d निकाल के दिखाया था, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, तो वही मैं d यूज कर लूंगा। a1 कितना हो गया a प्लस डी, a2 कितना हो गया a प्लस 2d, a3 कितना हो गया a प्लस 3d, इन सबको मैंने ऐड कर दिया। तो a कितनी बार आया n टाइम्स, तो ये na, d मैंने यहां से निकाल लिया कॉमन, बचा कितना 1 2 3 4 कितना n टाइम्स, तो na प्लस d टाइम्स ऑफ इन सबको ऐड किया विच इज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। d की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, वो मैंने यहाँ पे उठा के डाल दिया। n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n a प्लस बी माइनस ए टाइम्स ऑफ n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। एलसीएम लिया तो 2na प्लस बी एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई 2, ये 2na माइनस ए एन कितना हो जाएगा na, ये कितना आ जाएगा nb डिवाइडेड बाई 2, n कॉमन, तो a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 को लिखा जाएगा कितना आपका कैपिटल A, क्योंकि ऑलरेडी अर्थमेटिक मीन कैपिटल A से रिप्रेजेंट हो रहा है। बताइए, अगर किसी को भी किसी भी पार्ट में डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है, अगर कोई डाउट नहीं है तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए और चैट में यस या डन या फिर मुझे अनम्यूट करके बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। बताइए विकास, कोई डाउट है बच्चे? नो सर। नोट कर लो। तरुण, कोई डाउट है? नो सर। एकता, कोई डाउट है? बढ़िया, नोट कर लो फटाफट, नोट होते ही बताओ, आगे बढ़ा जाए। डन। चलिए, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं यार। अब आता है क्वेश्चन का टाइम।
तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए मुझे। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। ट्राई करना है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ट्राई करना है, नहीं होगा तो मैं हूं करवाने के लिए आपको सॉल्व। हाँ भाई, समरी किस किसने लिखी है? तरुण, क्या तुमने समरी कंप्लीट कर लिया? रह दिए सर थोड़ी सी। उसे लिख लो बेटा। एकता, क्या तुमने समरी लिखा? कंप्लीट हो गया एकता समरी? चेक होएगी, पक्का बता रहा हूं मैं, चेक करूंगा मैं। सही है। अब रोज सुबह, विकास को भी नई आइडिया है समरी में, पुराने चैप्टर की बात कर रहा हूं विकास, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा। हाँ, तो समरी का क्या मामला है यार? रोज सुबह आपको उठना है, जब भी आप उठते हो क्लास से 10 मिनट पहले, चाहे क्लास के लिए लॉगिन करके भी बैठते हो ना आप, तभी आपको समरी उठाना है। 10 मिनट का टाइम उसको देना है, मतलब पढ़ते जाना है। पढ़ने का मतलब है खोला, देखा, अच्छा ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है आगे बढ़े, ये फॉर्मूला होता है। रटना कुछ भी नहीं है, बस देखते जाओ। आप 6-7 दिन देखोगे ना, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। आप रटना नहीं चाहोगे तब भी अपने आप याद हो जाएगा। एक बार आपको चैप्टर पूरा एक एक चीज याद रहेगी, तभी आप क्वेश्चन में प्रॉपर अप्लाई कर पाओगे। अब देखो आपको मजा आएगा ये चीज करके। चलिए, क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन हुआ। ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। जल्दी ट्राई करो। क्या ट्राई कर रहे हो ऐसा कि क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ, या कुछ ऐसा है? विकास, क्या दिक्कत फेस कर रहे हो आप?
ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, हुआ? चलिए, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, सामने देखिए, कुछ दिक्कत है तो बताइएगा। बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज दिस, तो लेट अस अज्यूम टू नंबर्स, one is a, another is b. Now the sum of these two numbers a plus b is 13/6. Okay, an even number of AMs is inserted. That means इसके बीच में even number insert किया, तो a1 ले लेते हैं, कैपिटल a1, कैपिटल a2, a3, a4, an, n+1, n+2, a2n, 2n नंबर्स को इंसर्ट किया गया है। इवन का मतलब 2n नंबर्स, यार याद रखना। ऑड का मतलब ऑड में दो होते हैं, 2n+1 या 2n-1। तो अगर इवन की कभी भी बात होगी तो 2n तक जाना पड़ेगा आपको, हमेशा जनरलाइज करने के केस में 2n तक आपको जाना पड़ेगा। तो a1, a2, a3, an कहां तक, a2n b तक चला गया। अब क्या बोल रहा है, an even number of AMs is inserted, the sum of their means exceeds their number by unity। अब sum of their means के बारे में बात हो रही है। आप एक बात बताइए, इन नंबर्स को मुझे ऐड करना है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 कहां तक जा रहा है, a2n तक जा रहा है। सम ऑफ देयर मीन्स, कौन से मीन, यही तो, इन्हीं की तो बात हो रही है। सम ऑफ देयर मीन मतलब इन्हीं की बात हो रही है। तो ये कितना हुआ आपके पास में, इज इक्वल्स टू, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना, जस्ट पहले ही निकाला है हम लोगों ने। क्या निकाला है इस वाले केस में, देखो अगर मैं n नंबर्स इंसर्ट कर रहा हूं तो कितना आना चाहिए मेरे पास, a1, a2, a3, a4, an कितना आना चाहिए, n टाइम्स ऑफ a के बराबर आना चाहिए। वही सेम काम है, 2n नंबर इंसर्ट कर रहा हूं तो कितना आना चाहिए, 2n टाइम्स ऑफ कितने के बराबर, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, वो कितना होता है, a प्लस b/2। ये हुआ सम ऑफ देयर मीन। तो सम ऑफ देयर मीन इज इक्वल्स टू, क्या बोला गया है, द सम ऑफ देयर मीन्स, सम ऑफ देयर मीन एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। इनका टोटल नंबर ऑफ मीन्स कितने आपके पास में, 2n, उसको उसने 1 यूनिट से एक्सीड किया है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है जो आपको बनाना था। फिर से सुनो, देखो, बिटवीन टू नंबर्स whose sum is 13/6, दो नंबर चूज किए, a और b, उसका सम ले लिया हमने, a plus b is equals to 13/6। an even number of arithmetic means is inserted, an even number of arithmetic mean। अब even number चूज करने के लिए हमने आपको पहले ही समझाया, आपके पास क्या होना चाहिए, a1, a2, a3, a4 कहां तक, a2n तक जाना चाहिए। तो even number of जो arithmetic means है उनका सम इज इक्वल्स टू, उनका जो नंबर है, नंबर मतलब कितने नंबर, कितने अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए, दैट इज 2n, उसमें अगर यूनिटी डाल दो तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये लिखा गया है, एन इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इज इंसर्टेड द सम ऑफ देयर मीन्स एक्सीड्स देयर नंबर बाय यूनिटी। सम ऑफ देयर मीन एक्सीड बाय नंबर देयर यूनिटी, तभी ये दोनों बराबर कर पाओगे जब आप उनके नंबर में 1 ऐड करोगे। बस सम ऑफ द मीन्स आपने बताया, हमने अभी देखा था कि अगर n टर्म्स होती है तो n टाइम्स ऑफ a प्लस b/2 आता है, 2n टर्म्स होंगी तो 2n टाइम्स ऑफ a प्लस b/2 आएगा। a प्लस b/2 की वैल्यू कितनी है, ये तो कट गया यार, तो a प्लस b/2 ये कितना है, 13/6 है आपके पास, इज इक्वल्स टू कितना है, 2n प्लस 1, आपने एलसीएम लिया, 13n इज इक्वल्स टू 12n प्लस 6, आपने इसको इधर भेजा, 12 माइनस n,
इज इक्वल्स टू 6, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास में 6। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 6। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है इसमें? कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई हो तो प्लीज मुझसे पूछिए। कोई ऐसी चीज जो आपको दिक्कत कर रही है? ये इसका सोल्यूशन वाला पार्ट है। ठीक है, यहां पे देखो n की वैल्यू 6 आया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मीन्स कितने थे आपके पास में? 2n, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 12। तो टोटल नंबर ऑफ मीन इंसर्टेड इज 12। बताइए विकास, क्या समझ आया बच्चे? ये विकास, यस सर आ गया। एकता क्या समझ आया बच्चे? तरुण क्या समझ आया? यस सर। समझ आया तरुण? यस सर। चलिए, ये समझ आया तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ट्राई कीजिए। इंसर्ट 20 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 86। जल्दी। जल्दी। सर सिर्फ डी की वैल्यू बतानी थी। ना, हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करके 2-4 नंबर बताने, नंबर की सीरीज सर बनानी। 6, 10, 14, 18, 22। 14, 18 और 22। सही है, वेरी नाइस यार। ठीक है, तो 20 नंबर्स को इंसर्ट किया गया है 2 और 86 के बीच में। हम लोगों ने कितना लिया बताओ? d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 86 माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितने ऐड करने हैं? 20 प्लस 1। तो d इज इक्वल्स टू 86 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका? 84 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 21। तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। सही है, बस 20 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो 2 के बाद ये कितना आ जाएगा? 6। 6 में फिर 4 ऐड करेंगे, 10, 14, 18, 22। इस तरीके से चलता चला जाएगा। कहां तक जाएगा? 82 और कितना आ जाएगा? 86 जाएगा। 82 तक बताओ, हाँ या ना? जाएगा। जाएगा ना। बस ये आपको सीरीज बनानी थी, ये एपी बन गया आपका। ठीक है, चलिए, तो यहां तक मुझे लगता है सब कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक बार फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला पोर्शन है, ये जो इंसर्शन वाला सिखाया मैंने आपको, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। हो गया, ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। जीपी स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। एपी की सारी प्रॉपर्टीज और सब कुछ हम लोगों ने खत्म कर लिया है यार, तो जीपी स्टार्ट करने का टाइम आ गया। चलिए, हेडिंग लिखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हेडिंग लिखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। देखिए यार क्या होता है जीपी, हमने आपको पहले भी सिखाया था यार। एपी, जीपी, एचपी, ये सारे के सारे क्या है? सीरीज, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का पार्ट है यार। तो जीपी क्या होता है? ये भी उसी तरीके का एक प्रोग्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है यार, आपके पास में जो टर्म्स दी गई होती है उनमें रेशियोज क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो एपी के अंदर क्या था? डिफरेंस सेम था।
जीपी के अंदर क्या रहेगा, रेशो सेम रहेगा। मतलब अगर मैं ये एक सीक्वेंस बोल रहा हूं या बोल रहा हूं आपसे कि एक प्रोग्रेशन है और ये जीपी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशो दैट मींस A2 डिवाइडेड बाय A1 वो कांस्टेंट आएगा, मतलब R मान लेते हैं। इन दोनों का रेशो A3 डिवाइडेड बाय A2 वो भी R हो गया। A4 डिवाइडेड बाय A3 वो भी R हो गया। A5 डिवाइडेड बाय A4 वो भी R हो गया। और A6 डिवाइडेड बाय A5 वो भी कितना हो गया, हमारा R हो गया। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये सब इनका जो रेशो है A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, A5 अपॉन A4, A6 अपॉन A5, ये सब क्या दे रहे हैं, कांस्टेंट रेशो दे रहे हैं। एक टर्म मिल रही है जो इनके डिवीजन से आपको कांस्टेंट दे रही है, तो ये सारे के सारे दे रहे हैं आपके कांस्टेंट रेशो। तो ऐसी सीक्वेंस को बोला जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे सीक्वेंस को बोला जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यार, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका दिया गया, एग्जांपल देखो यहां पे दे रखा है इसने 2, 4, 8, 16। अब ये 4 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करूंगा तो आंसर आएगा 2। अगर मैं 8 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा आंसर आएगा 2। 16 डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो आंसर आएगा 2। तो सब जगह आंसर कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। तो ये चीज आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। 1/3, 1/9, 1/27, 1/81। तो 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3 करूंगा तो 1/3। 1/27 डिवाइडेड बाय 1/9 करूंगा तो 1/3। 1/81 डिवाइडेड बाय 1/27 करूंगा तो 1/3। तो ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे भी, ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो आर दे रखा है इसके अपने कुछ लिमिटेशंस है यार। क्या लिमिटेशंस है, इस आर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। आर की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेकिन आप 0 नहीं कह सकते इसे, ठीक है। तो आर कभी भी आपका 0 नहीं रहेगा। आर किसी भी कीमत में आपका आर जो है वो 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा यार, आर कैन नॉट बी 0 बिकॉज रेशियो ऑफ टू टर्म्स कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो अगर कभी आप बोलोगे सर 0 0 0 0 0 0 लिखा हुआ है तो क्या वो एक जीपी रहेगा क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं रहेगा यार, क्योंकि वो 0/0 टर्म्स को जनरेट करेगा। लेकिन आप बोलोगे सर कांस्टेंट टर्म्स लिखी हुई है, मान लेते हैं आपने लिखा हुआ है 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। तो क्या ये जीपी रहेगा क्या, मैं बोलूंगा हाँ। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना दे रहा है 1। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना दे रहा है 1। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना दे रहा है 1। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना दे रहा है 1। तो ये चीज किसको रिप्रेजेंट करेगी, यस इट विल रिप्रेजेंट अ जीपी, ठीक है। तो ये जीपी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये 0 0 0 0 वाली टर्म्स जीपी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ये चीज क्या कहलाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये चीज क्या कहलाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर। नहीं, यहां तक प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो अपने को यहां पे नोट करनी है यार। पहली, फर्स्ट nth टर्म, तो यार A1 A2 A3 A4 AN, इसमें आप देखो आपने बोला था A2 अपॉन A1 वो R दे रहा है आपको। A1 को लेट कर लिया A के बराबर, तो A2 कितना हो गया आपका AR। A3 अपॉन A2 वो भी आपको R दे रहा है, तो A3 कितने के बराबर हो गया A2 इंटू R, और A2 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी AR, दैट मीन्स AR स्क्वायर।
इसी तरीके से A4 अपॉन A3 वो भी R के बराबर है, मतलब A4 लिखना चाहूंगा मैं A3R, A3 की वैल्यू है AR स्क्वायर इंटू R, मतलब AR का क्यूब। तो अब यहां से देखिए, इसे मैं लिख सकता हूं A2 को AR की पावर 2 माइनस 1, यहां से मैं A3 को लिख सकता हूं AR की पावर 3 माइनस 1, यहां पे मैं A4 को लिख सकता हूं AR की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, यहां से AN को लिखा जा सकता है AR की पावर N माइनस 1। ठीक है, A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, A4 मिल गया, AN मिल गया। A2 है AR की पावर 2 माइनस 1, A3 है AR की पावर 3 माइनस 1, A4 है AR की पावर 4 माइनस 1, AN है AR की पावर N माइनस 1। ठीक है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं जो जनरल टर्म हो जाएगी दैट इज AR की पावर N माइनस 1, और यहां पे N क्या रिप्रेजेंट करेगा, N रिप्रेजेंट करेगा कौन सी टर्म जो है, जो टर्म आपको कैलकुलेट करनी है। अगर आपको 20th टर्म कैलकुलेट करनी है तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, आपको 15th टर्म कैलकुलेट करनी है 15 आ जाएगा यहाँ पे, आपको 60th टर्म कैलकुलेट करनी है 60 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट करेगी जनरल टर्म। फटाक से लिख लीजिए इसको, अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइए, जल्दी इसको लिख लीजिए। पहला है जनरल टर्म, उसके बाद इसके सम पे चलेंगे हम लोग, जल्दी 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 लिख लीजिए। डन, Yes, sir. आगे बढ़े। नेक्स्ट सम के बारे में बात करते हैं यार। तो सम यार दो चीजों से डिफाइन होगा इसका, है ना। सम के बारे में अगर बात करेंगे तो सम दो चीजों से डिफाइन होगा, अलग से काट भी लेते हैं इसको, समझाएंगे। अगर जीपी मेरी फाइनाइट है, सबसे पहले फाइनाइट और इनफाइनाइट दो जीपी मेरे को मिलेगी। अगर जीपी मेरी फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है आपका, फाइनाइट का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में काउंटेबल है, दैट इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर n माइनस 1। इसका सम कैलकुलेट करना और मेथड ऑफ डिफरेंस एक आएगा अभी हमारे पास, उसके बारे में जब हम बात करेंगे। ऑलमोस्ट सेम तरीका है सम कैलकुलेट करने का, तो मैं आपको सम कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा हूं, मतलब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, उसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं। ये प्रूफ आपको आ जाएगा, मैं हिंट देके छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मेथड ऑफ डिफरेंस पूरा पूरा सिखाना ही है, उसमें भी ये काम में आएगा। तो बेटा इस केस में हम करते क्या है, हम इसे r से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, और एक एक टर्म को आगे बढ़ा के लिख देते हैं। तो r से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया, a को r से किया ar, आगे लिख दिया, इसको किया ए आर स्क्वायर, इसको किया ए आर क्यूब, कहां तक चला जाएगा, यहां पे जो टर्म मिलेगी आपको इससे जस्ट पहले मिल रही होगी ए आर की पावर n माइनस 2, वो हो जाएगी ए आर की पावर n माइनस 1, और ये टर्म हो जाएगी ए आर की पावर n। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या, मैंने बोथ साइड r से मल्टीप्लाई कर दिया और सारी टर्म्स को एक एक टर्म बढ़ा के लिख दिया। जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ये सब के साइन बदल जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहां तक बचा कितना, s टाइम्स ऑफ, अब मैंने कर ही दिया तो मैं कर ही देता हूं पूरा, ये आ जाएगा a माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास में ए आर की पावर n, तो यहां पे s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस आर। यहां पे कंडीशन क्या दी हुई है यार, ये r शुड नॉट बी इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर अगर r इक्वल टू 1 हो गया
तुम बोलूंगा बेटा देखो ऊपर भी 1 माइनस 1 बन जाएगा 0, नीचे भी 1 माइनस 1 बन जाएगा 0, ये टर्म बन जाएगी 0/0, इसलिए r की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर अगर ये तो r की वैल्यू बाई चांस मुझे 1 करनी ही हुई तो तुम बोलूंगा बेटा इस सम में 1 कर लो, वहां से आपको आंसर मिलेगा, इस जगह नहीं कर सकते आप 1। तो आप बोलोगे सर कैसे, मैं बोलूंगा यहां पे देखो ar⁴ 1, ar का स्क्वायर, ar का क्यूब, कितना चला गया ar⁴n-1। आपने r की वैल्यू को 1 डाल दिया तो देखो ये आ गया a, ये भी कितना आ जाएगा a, ये भी कितना आ जाएगा a, ये भी कितना आ जाएगा a, और यहां तक क्या आ जाएगा आपका आंसर a। तो आप बोलोगे सम कितना हो गया बेटा, कितनी टर्म्स थी इसके अंदर, n टर्म्स थी ना। देखो यहां ar⁴ 0 चल रहा होगा, 0 1 2 3 कहां तक n-1 तक, तो टर्म्स आपके पास कितनी थी n, 0 से लेके n-1 तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास हो गई n। तो मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो a को कितनी बार ऐड किया n टाइम्स, तो n टाइम्स ऑफ a, ये मेरा हो गया सम। So if r is equals to 1, so that is case 2. If r is equals to 1, you can say that this is case 2. So s is equals to na. If r is not equals to 1, then sum will be a1 minus r की पावर n upon 1 minus r। अच्छा ये ऐसे भी लिखा रहता है, इसे आप चाहो तो sn को दो हिस्सों में बना के भी लिख सकते हो। एक बात बताओ, इस ऊपर वाली टर्म से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, यहां से भी माइनस कॉमन अगर निकाल लिया जाए यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा -r⁴n-1 अपॉन, यहां से भी माइनस कॉमन निकाला तो -r-1, माइनस माइनस कैंसिल, ar⁴n-1 अपॉन r-1, ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, एक ही बात होती है यार। एक चीज इसमें हल्का सा डिफरेंस है, तो मैं थोड़ा सा इसे अलग से सेग्रीगेट करके लिख रहा हूं, वो चीज मैं अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा मुझे और पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियरली समझ में आएगा ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहां पे से सेग्रीगेट करके रिजल्ट लिख देते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा यूज करना है। ठीक है, तो क्या है यहां पे ar⁴n-1 अपॉन r-1, ये कब है, व्हेन मॉड r इज ग्रेटर देन 1। जब मॉड r ग्रेटर देन 1 रहेगा तब आपको ये यूज करना रहेगा। a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये आप कब यूज करोगे, जब मॉड r लेस देन 1 रहेगा, और व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 तो n टाइम्स ऑफ a आपका आंसर रहेगा। अब आप बोलोगे सर इससे पहले तो आपने बोला था r इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए सीधा ये फॉर्मूला यूज कर दो। मैं बोलूंगा हाँ तुम फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिन क्वेश्चंस में आपको ये प्रिसाइजली लगाना पड़ेगा। किसी जगह r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यही हिस्सा काम करेगा, किसी जगह r की वैल्यू लेस देन 1 है तो यही हिस्सा काम करेगा। तो ज्यादा सही है आप इसे याद रखिए, यहां जो चीज दी गई है वो ज्यादा जनरलाइज करके दे दिया है, हमें उसे और तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और तोड़ के हम लोग लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिख पाएंगे। आप बोलोगे सर ये आया कैसे, तो उसे समझाने में मुझे अभी थोड़ा सा और पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको ये चीज क्लियरली समझा पाऊंगा। तब तक के लिए आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बताइए क्या कोई दिक्कत किसी को आ रही है। आप बोलोगे सर पूरे प्रोसेस में याद क्या करना है, ये याद करना है क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, ये याद करना है, ये सम ऑफ n टर्म्स है, when r is equals to 1 n is equals to a, when mod r is greater than 1 ये आंसर, when mod r is less than 1 ये आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए, इसे जूम आउट कर देता हूं ताकि आप पूरा देख पाए, नोट कर लीजिए जल्दी। कुछ पूछना है तो विकास, तरुण एंड एकता प्लीज पूछ लो। कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज विकास, तरुण, एकता प्लीज पूछ लो।
जल्दी हो गया। हो गया। यस सर। चलिए डन। अगला पार्ट है यार ये सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मेरा जीपी कुछ ऐसा है यार, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब। कहां तक चला गया ये? अब ये टर्म फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स है यार। फिर से सेम प्रोसेस है, बोथ साइड आप आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एक टर्म शिफ्ट करके लिख दीजिए। आर एस हो गया, इधर ए आर हो गया, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा आपके पास में, ये ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यू हो गया, एंड इट इज अज्यूम्ड दैट ये रिजल्ट कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। एक चीज है यार, ये जो मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं ना, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल कर दिया है मैंने, ठीक है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें कंडीशन है, ठीक है। उस कंडीशन को आपको काम करना पड़ता है, तब जाके आपको चीज क्लियर होती है। लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको लिमिट्स कितना आता है। तो अगर मैं वो प्रूफ बताने की कोशिश करूंगा तो आपका लिमिट का काफी यूटिलाइजेशन होगा उसके अंदर। फिर भी मैं ट्राई करता हूं, अगर नहीं आएगा तो ये डायरेक्ट है, पहले डायरेक्ट बता देता हूं, फिर आपको काम आ जाएगा, ठीक है। अब एस एस आर हो गया, पहले डायरेक्ट वाला देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट किया, सब कैंसिल हो गया। ये अज्यूम्ड दैट इंफिनिटी वाला पोर्शन एंड तक सब कैंसिल ही कर देंगे एक दूसरे को यार। बचा कितना, s टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर, रिजल्ट आ गया a, तो s इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। ये मैक्सिमम स्कूल्स में सब जगह यही बताया जाता है, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस या कोचिंग्स में ये चीज नहीं बताई जाती। s इज इक्वल्स टू a बाय r। यहां एक कंडीशन होती है कि मॉड r शुड बी लेस देन 1। अगर मॉड r आपका लेस देन 1 नहीं होगा तो ये जो है ये सॉल्व नहीं होगा, ये आंसर नहीं देगा। अब आप बोलोगे सर ये तो है सिंपल वाला पार्ट, ठीक है, सिंपल तरीके से आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। यहां पे हल्का सा जो एक्चुअल ये मॉड आर आया क्यों लेस देन 1, वो हम यहां से बताएंगे यार। कैसे? सेकंड पार्ट में s दे रखा है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि मैं सम पहले कैलकुलेट कर रहा हूं n टर्म्स तक का, तो ये आ जाएगा a r की पावर n माइनस 1। और उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा। कहां तक? इंफिनिटी तक। अभी मैंने माना है ये एन टर्म्स ली गई हैं, जैसे मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो मेरे पास क्या बन गया, 1 माइनस आर टाइम्स ऑफ एस तो बन गया, ये सब उड़ जाएगा। तो a टाइम्स ऑफ a माइनस ए आर की पावर n, 1 माइनस आर टाइम्स ऑफ s इज इक्वल्स टू a कॉमन 1 माइनस आर की पावर n। मतलब आप ये कहलाएंगे यहां से ये s इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर हो गया। अब तीन कंडीशन इसमें बनती हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, अगर मेरा मॉड r ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है, मतलब r की वैल्यू अगर आप मान लेते हैं 1 से बड़ी ले ली, पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं आपने 2 ले लिया, ठीक है। तो मॉड r की वैल्यू 2 ले लिया और n को अप्रोच करा दिया इंफिनिटी तक। रीजन क्या है? क्योंकि आप इनफाइनाइट टर्म्स चाहते हैं, तो आपने n तक टर्म लिखा और उसे इंफिनिटी तक अप्रोच करा दिया। तो n आपने इंफिनिटी को अप्रोच किया, r इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो देखो यहां पे देखना, ये हो गया 2 की पावर n, लिमिट चल रहा है n टेंड्स टू इंफिनिटी। आप एक बात बताओ, 2 की पावर इंफिनिटी, 2 की पावर n का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार लिखा जाए, n टाइम्स। और वो अगर इंफिनिटी तक चला जाए तो कितनी बार लिखा जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, इंफिनिटी।
तो ऊपर कितना बन गया, ये रिजल्ट आ गया इंफिनिटी आर की पावर एन, ये आ गया इंफिनिटी। नीचे कुछ भी आता रहे हमें कोई लेना देना नहीं है, एक बार इधर ऊपर इंफिनिटी आ गया तो सम इंफिनिटी बन गया, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये है केस 1। अगर आर आपने कर दिया किसके बराबर, ग्रेटर देन 1, तो रिजल्ट आपका आएगा इंफिनिटी। बात करते हैं केस 2। केस 2 क्या है, अगर मेरा मॉड आर लेस देन 1 हो, जैसे आर की वैल्यू इस केस में मैं 1/2 चूज कर रहा हूं, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, जो मैं आर की वैल्यू चूज कर रहा हूं 1/2, उसकी पावर मैंने डाल दिया इंफिनिटी, तो 1/2 की पावर इंफिनिटी, मतलब 1 अपॉन ये 2 2 2 2 2 इंफिनिटी टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंफिनिटी मतलब रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर इंफिनिटी मतलब 0, मतलब ये 1 माइनस आर की पावर एन, तो ये 1/2 की पावर इंफिनिटी बन गया, तो आंसर कितना हो गया, 0। तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0, इधर उधर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आ जाएगा s is equals to a upon 1 minus r when mod r is less than 1। तो अगर मैं mod r को ग्रेटर देन 1 ले लेता हूं तो रिजल्ट आ रहा है इंफिनिटी, अगर मैं mod r को लेस देन 1 ले लेता हूं तो रिजल्ट आ रहा है a अपॉन 1 माइनस आर। थर्ड केस है, अगर मैं r की वैल्यू को इक्वल टू 1 ले लूंगा तो सम कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स, और इसका रिजल्ट भी कहां चला जाएगा, इंफिनिटी। तो इन तीनों रिजल्ट्स में से जब भी आप इनफाइनाइट जीपी की बात करेंगे, इन तीनों रिजल्ट्स में से केवल और केवल आपके लिए ये वाला रिजल्ट काम करेगा। बाकी दोनों रिजल्ट्स के केस में यहां भी इंफिनिटी रिजल्ट आ रहा है, यहां भी इंफिनिटी रिजल्ट आ रहा है, ये आंसर काम नहीं करेगा। इसीलिए ये केवल लिखा जाता है a अपॉन 1 माइनस आर, दैट मीन्स मॉड आर लेस देन 1 का केस। बताइए समझ आया नहीं आया, क्या हुआ, प्लीज थोड़ा बहुत मुझे बताइए, क्या चीज आपको आई समझ में, क्या चीज में आपको दिक्कत आ रही है। अगर आ गया तो भी बताइए, नहीं आ गया तो भी बताइए। विकास हाँ है सर। आ गया। यस सर। तरुण बताओ बच्चे, कुछ डाउट है तुम पूछना चाहते हो। आ गया सर। हैं? आ गया। एकता आया या नहीं, जबरदस्ती हाँ भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोगों को। अगर बाई चांस आपको नहीं आया तो सही सही बताएं, उससे फायदा अपने को होगा क्या, कि मुझे एक्चुअली पता चलेगा आपकी मिस्टेक कहां हो रही है और उस चीज को करेक्ट किया जाएगा। देखो अगर किसी चीज पे तुम जबरदस्ती बिलीव कर लोगे ना कि मुझे आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, तो वो चीज आपको इफेक्टिव नहीं। जब आपका टाइम आएगा क्वेश्चन में अप्लाई करने का उसको ना, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर आ रहा है वेल एंड गुड है, नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क योर डाउट्स। आप अगर अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे तो आपको सच में बहुत दिक्कत होगी। पर आई होप सब लोग ये बात अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। फ्यूचर का सवाल है हमारा, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं यार। ले लिया, क्वेश्चन की तरफ चले, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार, थोड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो। बड़े तरुण करा दो सर, आ गया। करिए क्वेश्चन सॉल्व। हो गया।
हो गया। आसान है। फर्स्ट टर्म मिला हुआ है, nth टर्म मिला हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मिला हुआ है, फिफ्थ टर्म आपको फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म मिला हुआ है, आपको निकालना क्या रहेगा इसमें, सर r की वैल्यू कैलकुलेट करना है। वाह विकास, क्या बोल रहे हो विकास? सर 1 मिनट रुक गया वाला। ठीक है, निकाल लो आराम से। वन 112 क्या? 112 112 करेक्ट है यार, 112 करेक्ट आंसर है। तो यार देखो कैसे निकालेंगे। एकता, तरुण, आया बच्चे, क्या करते हैं, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 7, its nth term is 448 and sum of first n terms is 889, then find the fifth term of gp। देखो यार, फर्स्ट n terms of gp is 7, इसने बोला ये, ठीक है। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट n terms of gp अपने पास में a जो फर्स्ट टर्म है वो हो गया 7। अब अपने को nth टर्म चाहिए, तो an कितना हो जाएगा, a r की पावर n माइनस 1, तो ये कितने के बराबर है, 448। तो यहां से a की वैल्यू कितनी है, 7, r की पावर n माइनस 1 इज 448, ठीक है। अब यहां से अपने को क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा 7 टाइम्स ऑफ r की पावर n अपॉन r इज इक्वल्स टू 448। तो 7 r की पावर n इज इक्वल्स टू 448 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा r, ठीक है। इसे एक रिलेशन बना के रख लेते हैं। क्यों बना के रख लेते हैं, क्योंकि अपने पास ये भी है n वाला केस यहाँ पे 889, तो सम जो इसने दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 889। तो 7 टाइम्स ऑफ ये कितना यूज करेंगे, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। देखो यार, जब भी आपको नहीं पता होता ना कि r आएगा क्या, तो हमेशा मॉड r ग्रेटर देन 1 वाला पोर्शन आपको यूज करना पड़ता है। जब नहीं पता हो तो जनरली हम इसे यूज करते हैं, दूसरा यूज करेंगे तब भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आंसर दे रहा है आपको, ये दे रहा है 889 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ r की पावर n, बताओ कितना आ जाएगा, 448 r डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा, r माइनस 1। ये है अपना प्रोसेस यार। आप 7 इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 889 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 448 अपॉन 7 माइनस 7, ये r भी है यहाँ पे, अपॉन r माइनस 1। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इधर चला गया यार, इधर चला गया। तो 889 टाइम्स ऑफ r माइनस 889 इज इक्वल्स टू 448 टाइम्स ऑफ r माइनस में कितना हो गया आपके पास में 7, ठीक है। तो इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देते, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे। 889 माइनस 448 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास में r
इज इक्वल टू 889 माइनस 7 आपके पास चल रहा है। तो यहां से आप देखेंगे तो r की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आएगी यार 2। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, r की वैल्यू 2 निकल के आएगी। एक बार r की वैल्यू मिल गया, अपने को कैलकुलेट क्या करना था, T5 फिफ्थ टर्म, a मिला हुआ है, r मिला हुआ है, n मिला हुआ है, तो T5 an कितना हो जाएगा, a r की पावर n माइनस 1, तो T5 कितना हो जाएगा, a r की पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, a की वैल्यू है 7, r की वैल्यू है 2, इसकी पावर है 4, तो a5 कितना हो जाएगा 7 इंटू 16, तो ये आंसर आ जाएगा 24112, ये अपना आंसर है। बताइए क्या बच्चे ये समझ में आया। यहां पे क्वेश्चन हो सकता है आपका मुझसे कि सर ये यहां से मैं 7 को इससे डिवाइड कर देता है ना, 4 4 8 को 7 से डिवाइड कर देता और उसकी पावर को उससे कन्वर्ट कर लेता, तो क्या बन पाती क्या बात, मतलब आर मेरे को निकल पाता क्या। तो बोलूंगा निकल सकता था, लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी हम लोगों को, तो हम लोगों ने दोनों रिलेशंस का यूज कर लिया। जैसे 448 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 448 को यह आ जाएगा 7 r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 448, तो r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 448 डिवाइडेड बाय 7, तो r की पावर n माइनस 1 बताओ कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा, है ना। अब 64 के हिसाब से अब मुझे r कैसे बनाया जाना चाहिए, 64 2 की पावर से भी बनेगा, 8 से भी बनेगा, तो मैंने r की पावर n माइनस 1 डाला, 2 की पावर कितना बना दिया भाई 6, 2 की पावर 6 से 64 आएगा क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ही तो 64 होता है। यस सर। 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, यस 2 की पावर 6 से आएगा 64। तो अब मुझे n की वैल्यू भी नहीं पता यहाँ पे और मुझे r की वैल्यू भी नहीं पता यहाँ पे, तो इस जगह हम इसलिए फंस गए। या तो आपको r पता होता है या n पता होता है, इन दोनों में से कोई एक चीज पता होती है। अगर उसने बोल दिया होता R5 यूज, आपको N7 यूज करना था यार इस केस में, तो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को तो नहीं पता ना, उसमें nth टर्म बोला है उसने rth ऐसा नहीं बोला कि 7th टर्म है। अगर r उसने फिक्स कर दिया होता ना तो हम लोग यहाँ सॉरी n उसने फिक्स कर दिया होता तो r हम यहाँ से निकाल सकते थे, या r उसने फिक्स कर दिया होता तो n यहाँ से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं r और n, इसीलिए हमने इसको चेंज किया और r की पावर n वाला जो हिस्सा है यहां से देखो चेंज किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो जो r की पावर n वाला हिस्सा है ना उसको मैंने यूज किया कौन सी जगह, यहाँ पे r की पावर n को रिप्लेस करने के लिए, ताकि r की पावर n एक बार रिप्लेस हो गया तो मेरा r वाला चीज एकदम कन्वर्ट हो जाएगी और पूरा का पूरा आंसर मुझे उसके केस में मिल जाएगा। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत है किसी को भी। तरुण क्या समझ में आया बच्चे, क्यों किया मैंने ऐसा। एकता समझ आया लड़की। यहां पे दो वेरिएबल बन रहे थे, कोई बात नहीं तरुण, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल बन रहे थे, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यूज नहीं किया, क्योंकि मैं दोनों वेरिएबल को अज्यूम नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक वेरिएबल बन रहा था, इसलिए मेरा काम हुआ, ठीक है। तो मैंने रिप्लेस किया तो एक सिंगल वेरिएबल में आ गया, अपना आंसर आ गया। तो आज के लिए हम